प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। मैं भरत कुमार आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट और अपडेट सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी अनिवार्य की क्लास यानी जनरल हिंदी, ठीक है ना। और सामान्य हिंदी की ये जो क्लास है ना वो हम कोशिश करेंगे कि आपके सिलेबस तक इसका जो संपूर्ण जो तीनों यूनिट है वो कंप्लीट करवाएं। क्योंकि अगर आपको बताएं तो इसलिए यानी जितने भी अभी तक जो हम देखा था तो हिंदी में क्या होता था कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब सेमेस्टर सिस्टम है तो सिलेबस भी बदलाव है। अगर अब तक आपने सिलेबस नहीं देखा है तो वीडियो मैंने बना दिया, देख लीजिएगा। क्योंकि हुआ ऐसा कि जो हिंदी सामान्य का जो सिलेबस है 2 बार जारी हुआ। एक बार जुलाई में जारी हुआ और हम उसी को लेकर पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे देखा गया कि दिसंबर में एक नया सिलेबस जारी हुआ है जो हिंदी सामान्य के लिए है। तो अब उसी अपडेट के अकॉर्डिंग आपके लिए ये पहली इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इसको जरूर देखिएगा। और ये पहली क्लास चाहता हूं कि इसको जबरदस्त रेस्पॉन्स मिले, सभी इसको शेयर करें। क्योंकि पहली क्लास अगर मुझे मोटिवेट करती है आपके लिए तो दूसरी क्लास तुरंत और जल्दी आएगी, ठीक है जी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज की शोभा, करम, हरीश, मनीषा, हेमक और विक्रम, सुपर श्रृंखला, वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। तो चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल, और जैसे कि विजय इंडियन ने कहा क्लास को लाइक करना तो बनता है। तो देखिए, जस्ट हम बात करते हैं कि इकाई पहली, फर्स्ट इकाई आपकी क्या है कि भाषा की परिभाषा, भाषा की डेफिनेशन क्या है, यानी भाषा किसे कहते हैं। आपको फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है वो हम देख रहे हैं, ठीक है ना। हेलो दलपत। तो भाषा की परिभाषा, इसकी प्रकृति यानी नेचर और इसके विविध रूप हैं वो आपको फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। इसके अलावा भाषा की विशेषता क्या है, भाषा की कैरेक्टरिस्टिक, भाषा होती है उसकी कुछ विशेषताएं होती है जो उसे परिपूर्ण बनाती है, तो वो विशेषताएं क्या है। इसी के साथ क्रिया, विभक्ति, सर्वनाम, विशेषण एवं अभिव्यक्ति संबंधी हिंदी की वर्ण व्यवस्था को समझना है। यानी ये हिंदी की वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हम कहते हैं संख्या, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय है, इसको भी हमें शॉर्ट डेमो के रूप में समझना होगा। क्योंकि आपको सीधा ही प्रश्न आ जाए कि भाई विशेषण किसे कहते हैं, या फिर ये जो एक पंक्ति दी गई है उस पंक्ति में क्या है, विशेषण है या नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न है आपके आते हैं, ठीक है जी। सर फॉर्म भरने के बाद सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, फॉर्म भरने के बाद सब्जेक्ट चेंज नहीं होती है, फाइनल हो गया है, ठीक है जी। सर पॉलिटिकल साइंस सेकंड ईयर की क्लास कब होगी? कल होगी, कल, क्योंकि 3 दिन होती है सप्ताह में, वो हो जाएगी। सर आंतरिक मूल्यांकन में जो सिलेबस होता है वो एग्जाम के सिलेबस थोड़ा ही होता है, लगभग वही होता है, ज्यादा नहीं होता है। तो प्यारे विद्यार्थी देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं भाषा की परिभाषा के रूप में, ठीक है ना, यानी लैंग्वेज की डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ के रूप में कि भाषा जो है इसकी उत्पत्ति। और मैं ये चाहता हूं प्यारे विद्यार्थी जो भी क्लास देख रहे हैं ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्रश्न आपके एग्जाम में टपकेगा, जस्ट ये लिखा है तो इसी टपकने वाला, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, भाषा जो शब्द है ना, भाषा शब्द है, इसकी उत्पत्ति है वो संस्कृत से हुई है, संस्कृत की भाष धातु से। भाषा जो शब्द है यह संस्कृत की भाष धातु से उत्पत्ति है और इसका अर्थ होता है कहना या बोलना, कहना या बोलना होता है, ठीक है। यस, भाष धातु से, बिल्कुल सही बात है शोभा। चल लेट हो गई, कोई बात नहीं, क्लास अभी शुरू हुई है, लेट नहीं है, ठीक है। रेनो जी, हेलो जी। तो अब देखिए, अब यहाँ पर एक अर्थ के रूप में इसको समझें तो भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं आपसे संपर्क कर रहा हूं, तो मैं किस जरिए कर रहा हूं? एक भाषा के जरिए तो है हो रहा है। तो मैं मेरे विचारों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ये एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। तो देखिए, अभिव्यक्ति का माध्यम है कौन? भाषा, जिसके द्वारा एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं। भाषा वह है जिसके द्वारा एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं, यानी भाषा को हम अभिव्यक्त का माध्यम कह सकते हैं कि हमें यहाँ से वहां तक जाना है तो हम बस लेते हैं, हमें हमारा शब्द है, हमारा विचार है, हमें उस तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम भाषा का यूज करते हैं। तो ये सिंपल थिंग्स है और आपको समझ में आ जाएगा। वेलकम प्रतिभा जी। सर ये पार्ट 2 की हिंदी की क्लास चल रही है क्या? पार्ट 2 का कुछ समझ नहीं आया खुशबू जी। ये सिंपल सिंपल समझना है कि ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अर्थ तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, बात करते हैं सीधा सीधा यहाँ पर। तो ठीक है जी। सर थोड़ा दूर हो जाइए। यस प्रियंका जी, एक बार शॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से, ठीक है। फिर मैं सीधा इसको समझा देता हूँ। ओके, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको ले लीजिए। काफी स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर इस क्लास के नोट्स नहीं मिलते हैं, इस क्लास के नोट्स पेड होते हैं। मैं आपको पढ़ाता हूँ उस समय आप लिख लीजिए, आपको फायदा ही हो जाएगा, ठीक है ना। सर इफ हिंदी कंपल्सरी इज द फर्स्ट बीए देन व्हाट विल बी एग्जाम बी होल्ड इन द सेकंड?
ईयर एंड विल बी द सिलेबस। तो सेकंड का जो होगा वो समय पर बताएंगे, लेकिन आज हमें प्रेजेंट को सुधारना है। देन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा समय समय पर। तो देखिए, अब परिभाषा की बात करें, तीन परिभाषा आपके सामने है और तीनों की तीनों परिभाषा आपको याद कर लेनी है, समझ लेनी है, क्योंकि एक न एक परिभाषा आपके एग्जाम में इनमें से पूछी जाएगी। देखिए, कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा क्या है, उन्होंने क्या कहा है कि भाषा वह साधन है। भाषा वह साधन, जैसे हमें यहाँ से जालोर से जोधपुर जाना है, जोधपुर से जयपुर जाना है, तो हम माध्यम एक साधन लेते हैं, जैसे बस। इसी प्रकार से भाषा एक साधन है। किस लिए साधन है ये? किस लिए? क्योंकि इसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है। भाषा एक साधन है जिसके द्वारा एक मनुष्य अपने जो विचार होते हैं वो दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्ट तरह समझ सकते हैं। और भाषा एक वो भी माध्यम है जिस तरह से आप अगर कुछ कहते हैं तो मैं इसको समझता हूं, तो आपकी बातों को मैं तभी समझ पाऊंगा जब मुझे भाषा का ज्ञान होता है या मेरी बातें आप तक पहुंच पाती है। तो भाषा को सिंपली यहां से कह सकते हैं, मुख से निकली हुई ध्वनि जिसका कोई अर्थ निकलता हो, बिल्कुल यहाँ पर एक लैंग्वेज हम कहेंगे। अब देखिए, ये कामता प्रसाद की जो परिभाषा है इसको नोट कर लीजिएगा, सिंपल है, सीधी है एकदम, जैसे ही हम नॉर्मली भाषा को समझते हैं वैसे ही डेफिनेशन है। दूसरा है भोलानाथ तिवारी की, भाषा निश्चित प्रयत्न के फल स्वरूप मनुष्य के मुख से निवृत्त सार्थक ध्वनि होती है। भाषा वह होती है जो अर्थ के रूप में, एक मीनिंगफुल अर्थ होता है, उस रूप में प्रकट होती है एक ध्वनि के रूप में, और जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। भाषा वह है जो एक मुख से प्रकट होती है और जो एक अर्थपूर्ण रूप में हो, जिसका विश्लेषण हो सकता है और उसका अध्ययन किया जा सकता है। भाषा समझ में आ गया कि नहीं आया? आगे बात करते हैं आचार्य नरेंद्र नाथ के अकॉर्डिंग भाषा की परिभाषा। देखिए, उच्चरित यानी उच्चारण के रूप में ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार को पूर्ण अभिव्यक्त भाषा कहते हैं। जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो अपने हाव भाव हम अगर ध्वनि के रूप में प्रकट करते हैं, किस रूप में प्रकट करते हैं? ध्वनि के रूप में। जैसे ऐसे ऐसे करते हैं, अब कहाँ जा रहे हो, तो हमने इसको एज अपनी अभिव्यक्ति, अपनी बोली को हमने एक ध्वनि रूप प्रकट किया है, ठीक है। तो भाव विचार को पूर्ण अभिव्यक्त भाषा है, जो हमारे हाव भाव को एक ध्वनि के रूप में प्रकट करते, वो पूर्ण भाषा है, जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है। विचार विनिमय, जैसे वस्तु का आदान प्रदान होता है वैसे विचार का विनिमय होता है। विचार विनिमय का सहयोग करते हैं और यादृच्छिक यानी एकाएक रूढ़ ध्वनि संकेत प्रणाली को हम भाषा कहते हैं। तो इस अकॉर्डिंग, वेलकम ललिता जी, इस अकॉर्डिंग आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि भाषा का अर्थ क्या है और भाषा की परिभाषा क्या है। यानी सिंपल से यहाँ से आपको मुझे लग रहा है कि भाषा के बारे में आप जान चुके हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। क्लियर है ना? ये सिंपल है भाषा की परिभाषा। अब सीधे सीधे मैं आपको ले चलता हूँ भाषा की प्रकृति के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि एक क्लास में जितना होगा हम उतना करेंगे, बाकी क्लास में बाकी का रहेगा, तो हम इसी को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं। वेलकम चंदन, वेलकम। तो ये चीज आपने नोट कर दी होगी प्यारे विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। हेनरी स्वीट की एक डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं, ठीक है ना, ये एक लिख लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो लिखिए, जिन ध्वनि को यहाँ पर नोट करना, जिन व्यक्त ध्वनि द्वारा, जिन व्यक्त ध्वनि द्वारा, यानी व्यक्त का मतलब हम बोलते हैं, अभिव्यक्त करते हैं ना, तो जिन व्यक्त ध्वनि द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है, लिख दिए, ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है। वेलकम विक्रम, वेलकम। अभिव्यक्ति होती है, उसे भाषा कहते हैं। कितनी डेफिनेशन सिंपल दी है, उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो मुझे लग रहा है ये बहुत ही सिंपल यहाँ पर है और बहुत ही इजी वाली डेफिनेशन हेनरी स्वीट ने दी है कि जिन व्यक्त ध्वनियों द्वारा, यानी जो ध्वनि हमारे अंदर से अभिव्यक्त होती है और जिनके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, उसे तो भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा। तो यहां तक तो क्लियर हो गया है।
चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, एक-एक चीज़ आपने नोट कर ली होगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ भाषा की प्रकृति के बारे में, भाषा के नेचर यानी भाषा का एक नेचर होता है। तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द लैंग्वेज? ओके, तो यहाँ पर हम भाषा के नेचर के बारे में जानते हैं। तो एक-एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी और इस चीज़ को इम्पोर्टेंट जो भी बता रहा हूँ उसको नोट करते जाइएगा ताकि आपके लिए एग्ज़ाम में ये जो भी बता रहा हूँ वो हेल्पफुल साबित हो जाए। और आप अभी से ये क्लास जो है इसके नोट्स बनाते जाइएगा। क्या बनाते जाइएगा? नोट्स बनाते जाइएगा। किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ब खुद समझदार हैं और जो भी पढ़ाते हैं उसकी एक नोट्स बना लीजिए और एग्ज़ाम के समय घबराइए मत। वो नोट्स हैं, वो रिवीज़न कीजिए और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा और मटेरियल है तो उसको भी आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। लेकिन नोट्स इसलिए होते हैं ताकि रिवीज़न हो जाए। क्या हो जाए? रिवीज़न हो जाए। चलो अब आगे बात करते हैं भाषा के प्रमुख लक्षण या प्रकृति। लक्षण या प्रकृति। और प्रकृति प्रकृति जो होती है ना इसमें कुछ-कुछ चीज़ें आपकी विशेषता के तौर पे भी प्रकट होती हैं। ओह सर, लवली सर जी, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। जी, बिल्कुल आपको अच्छा लगा देन बाकी और को भी अच्छा लग रहा है तो मुझे यही चाहता हूँ कि क्लास सबको अच्छी लगे और आपको जैसे कहा था कि ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास शुरू की थी और आपका रिस्पॉन्स बढ़िया रहा तो क्लास कंटिन्यू हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि इस क्लास को भी उतना ही रिस्पॉन्स दें। और पहली क्लास है तो मैं चाहता हूँ कि सभी इसको शेयर करें, अगर हो सके तो क्लास को सपोर्ट करने के लिए स्टेटस लगाएँ। पहली क्लास अगर मुझे मोटिवेट लगे ना तो दूसरी क्लास बहुत जल्द आएगी वरना फिर डिले होगा, आपको लगता है। क्योंकि देखो ये चीज़ है ना अगर कुछ कोई काम करते हैं उसका रिजल्ट अच्छा होता है तो काम करने की इच्छा होती है। अगर ये रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो दूसरी क्लास तुरंत हो सकता है कल ही आपको मिल जाए, लेकिन वो आपके ऊपर है, ठीक है? तो देखिए, अब बात करते हैं भाषा के लक्षण और प्रकृति के बारे में। तो यहाँ से सिंपल ही देखें तो भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का माध्यम है। अब आपने देखा होगा अलग-अलग लोग अलग-अलग भाषा बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? किसी की अलग टोन होती है, किसी का अलग उच्चारण होता है, लेकिन सबका मीन्स ये होता है कि भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हमारे विचारों को दूसरों तक पहुँचाया जाता है और दूसरों के विचारों को हम स्पष्ट समझ पाते हैं। तो भाषा का मतलब ये होता है संपर्क करना। क्या करना? संपर्क करना होता है, ठीक है? तो आगे ध्यान दीजिएगा कि भाषा सहज और स्वाभाविक गुणों से संपन्न होती है। नोट कर लेना एक-एक बता रहा हूँ। भाषा सहज गुणों से संपन्न सहज का मतलब होता है सिंपल कि भाषा ऐसे टेढ़ी-मेढ़ी नहीं होती है। भाषा एक सिंपल वे में होती है जो समझ आती है। तो भाषा सहज गुणों से संपन्न एवं स्वाभाविक होती है। स्वाभाविक रूप से ग्रहण होती है। ये ध्यान रखिए स्वाभाविक रूप से होती है, आपको पता होगा। स्वाभाविक का मतलब होता है ऑटोमेटिकली। आपको पता है आप अगर आपकी मान लीजिए मातृभाषा हिंदी है, तो आपको हिंदी बोलने के लिए क्या आपने कोई कोचिंग ली है? हिंदी बोलने के लिए जिस प्रकार से आप इंग्लिश के लिए कोचिंग जाते हैं, हिंदी के लिए क्या जाते हैं क्या हिंदी मुझे सीखना है? कहीं नहीं जाते। हिंदी आपने ऑटोमेटिक सीखी होगी परिवार में, समाज में रहते-रहते आप ऑटोमेटिक सीख जाते तो एक ये भाषा है, अपनी ऐसी मातृभाषा वो होती है जिसको हम स्वाभाविक रूप में सीख पाते हैं। जो सिंपल होती है वो सहज ग्रहण हो जाती है। आगे बात के सर नेट पूरा हो गया है, तो आपको पता था ना हिंदी की क्लास लगेगी, नेट पूरा कैसे कर लिया आपने? आगे बात करते हैं, तो इस तरह से कह सकते हैं कि वह अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होता है। भाषा को अगर हम कहें, तो भाषा अभिव्यक्त यानी अपनी विचारों को अभिव्यक्त का सशक्त माध्यम होता है। यानी भाषा वह है जिसके ज़रिए हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, दूसरों तक संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कहें तो भाषा का प्रभाव नोट कर लीजिए, भाषा का प्रभाव नैसर्गिक यानी नेचर मतलब नेचुरल तो हम इसको कहेंगे नैसर्गिक नैसर्गिक एवं अविच्छिन्न होता है। अविच्छिन्न होता है कहने का मतलब है कि भाई इसको
अलग नहीं करती, नेचर को एक नेचर रूप में होता है। और ये कहने का मतलब एक इच्छा, बिना इच्छा के, यानी कहने का मतलब कि भाषा के लिए इच्छा या बिना इच्छा का ऐसा कोई मतलब ही नहीं होता है, ये अविच्छिन्न होता है। और अगर हम इसको कहें तो ये नैसर्गिक होती है, यानी प्राकृतिक, नेचुरल होती है। लैंग्वेज होती है एक नेचुरल वे में होती है, यानी कहने का एक उदाहरण है कि भाषा की प्रकृति को समझना है तो हमें ये चीजें हैं जो आपको बता रहा हूँ उसको समझना होगा। ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समझना होगा। तो भाषा स्वयं में पूर्ण होती है, तथा नोट कर लीजिएगा, भाषा स्वयं में पूर्ण होती है, तभी तो हम सीखते हैं। भाषा अपने आप में पूर्ण होती है तभी तो हम उसको अच्छे से सीख पाते हैं। और यह उच्चारित, लिखित व स्वर्ण माध्यम में होती है। यह उच्चारित यानी बोलने में, लिखने में लिखित, एवं सुनने, बोलने, यानी भाषा वह है जिसके उच्चारण होते हैं, जिसको लिखा जाता है, जिसको सुना भी जाता है कि हाँ ये एक वो लैंग्वेज है, इसको बोला भी जाता है। इस प्रकार से कहें तो ये भाषा की विशेषता होती है या प्रकृति होती है कि वो एक उच्चारित होती है, लिखित होती है, सुनना, बोलना और लिखना होता है। भाषा में क्या होता है? लिखना होता है। सर मैं कोटा यूनिवर्सिटी से हूँ जी, बिल्कुल। हेलो जी रेखा जी, विजय, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। रेखा जी, हिंदी लिटरेचर की क्लास नहीं हुई है, आज हमने शुरू की है, कंपलसरी शुरू की है और वो भी हम जल्द करेंगे। इसके अलावा नोट कर दीजिए भाषा की प्रकृति के बारे में। तो भाषा एक सामाजिक संपत्ति होती है, इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना। भाषा एक सामाजिक संपत्ति होती है। सामाजिक संपत्ति का मतलब है कि सोशल वे ऑफ लर्निंग होती है। कहने का मतलब भाषा है वो समाज में रहकर हम आराम से एक सरल और सुलझ, कहते हैं ना कि इजी वे पे सीख सकते हैं। तो इसलिए भाषा जब हम समाज में रहकर सीखते हैं तो इसीलिए हम इसी को कहेंगे कि भाषा सामाजिक संपत्ति है। क्या है? सामाजिक संपत्ति है। सर टाइम टेबल कब तक आया जाएगा? जी टाइम टेबल आने में अभी 10 दिन और है सर। रोज क्लास लेना ताकि सिलेबस पूरा हो जाए। सपना बिल्कुल रोज तब होगा जब इस पहली क्लास को रेस्पॉन्स बढ़िया मिलेगा। यानी आप भी ये कोशिश करें कि पहली क्लास का रेस्पॉन्स अच्छा रहे, इसको शेयर या जितना सा है इसको क्लास को आगे प्रोसेस बढ़ाएं। तो आपको, मुझे एक दो क्लास अगर रेस्पॉन्स अच्छी लगी तो फिर आपको कहने की जरूरत नहीं, क्लास ऑटोमेटिक टाइम टू टाइम मिलती जाएगी। ठीक है जी। और लिटरेचर की मैं कोशिश करूंगा सर हिंदी में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे क्या? यस संगीता, बिल्कुल ऐसे ही आएंगे, जैसे समझा रहा हूँ आपको उस टाइप में ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। उसका समाज से गहरा संबंध होता है, इस चीज ध्यान रखिएगा। उसका समाज से गहरा संबंध होता है। यानी कहने का मतलब है भाषा सामाजिक संपत्ति क्यों है? क्योंकि हम समाज में रहते हैं और समाज में रहते हुए ही हम भाषा को सीखते हैं। जन्म से लेकर विभिन्न अलग अलग परिवार, समूह, समाज, और ये पूरा मिलकर एक समाज बनता है। तो इस समाज में रहते हुए भाषा को हम सीखते हैं। तो ये भाषा की एक प्रकृति क्या हो गई कि भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा क्या है? सामाजिक संपत्ति है। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल। राहत, बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, राहत नहीं मिलेगी, अब आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये हम कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो भाषा और समाज को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चा समाज में रहता है और समाज में रहकर ही तो वो सीखता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में बताओ, मेरी एक सिस्टर, मेरी जो सिस्टर है उसकी एक बेबी है। ठीक है। अभी वो मान लीजिए कि 1 ईयर होने वाली है। तो अब वो बोलने की कोशिश कर रही है, ट्राई टू एक्सप्लेन योर थॉट, यानी वो अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन वो क्या करती है कि दूसरों को देखती है। वो लिपसिंग, जैसे मैं कोई बोलता हूँ या और कोई बोलता है तो वो उसको नजर, उस होठ को देखती है कि वो कैसे बोल रहे हैं और वो उसको सीख रही है। तो समाज में रह रही है, वो समाज में रहते हुए फिर धीरे धीरे वो जो अब टूटी फूटी आवाज आ रही है फिर वो एक कंप्लीट वर्ड में अभिव्यक्त होगी। तो भाषा क्या है? समाज में रहकर होती है। अगर वही वही अगर मान लीजिए एक बेबी अगर कहीं आउट ऑफ वर्ल्ड रहती है या मान लीजिए जंगल में रहती तो क्या सीखती? नहीं, बोला भी नहीं जाता। मतलब 18 साल का भी हो जाता लेकिन बोलना नहीं आता। तो भाषा क्या है? समाज में रहकर सीखी जाती है, इसलिए इसको कहते हैं सामाजिक। क्या कहते हैं? सामाजिक कहते हैं। तो ये एक सिंपल और नेचुरल कह सकते हैं इसकी अभिव्यक्ति होगी, प्रकृति होगी। ठीक है, समझ में आ गया? आगे नेक्स्ट दूसरे पॉइंट की बात करें तो है भाषा एक परंपरागत वस्तु है।
भाषा एक परंपरागत वस्तु है। बिल्कुल, परंपराओं से भाषा हमारे साथ जुड़ी हुई है और आने वाली पीढ़ी के साथ जुड़ी रहेगी। तो भाषा है वो मतलब ऑल द टाइम होने वाली है और परंपराओं से हमारे साथ है और हमारी परंपराओं ने या भाषा ने हमारी परंपरा को संजोए रखा है कि हम अपने विचारों को कह सकते हैं, परंपराओं की किसी चीज़ों को हम अपने भाषा के समझ में समझ सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक समाज में प्रत्येक भाषा के विकास को दीर्घ परंपरा रही है। हम अगर कहें तो ये समझ सकते हैं कि प्रत्येक समाज में भाषा की परंपरा एवं विकास होता रहा है, विकास होता रहा है। ठीक है जी, समझ में आ गया? यस यस, रेखा जी कह रहे हैं कि क्लास को लाइक कर दीजिए। बिल्कुल, क्लास को लाइक कर दीजिए। आगे बात करते हैं। तो अब देखिए, भाषा है ना, इसको एक और ये ऐसा मान लीजिए कि इसकी अगर नेचर की बात करें तो भाषा सीखी जाती है। तो हम इसको कहेंगे अर्जन करना, लर्न करना। क्या करना? लर्न करना। जैसे उदाहरण दिया अभी, तो कहने का मतलब कि बच्चा जब जन्म लेता है और समाज में रहता है, वो बड़ा होता है, तो वो धीरे-धीरे भाषा सीखता है। तो भाषा की विशेषता या नेचर को क्या हुआ? उसे अर्निंग करना। क्या करना? अर्न करना। तो भाषा अर्जित की जाती है। क्या की जाती है? अर्जित। तो लिखिए इसको, भाषा को लिखना है, भाषा अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति, संपत्ति तो हुआ क्योंकि अगर आपका लैंग्वेज आ रही है ना, आप समाज में बेहतर तरीके से अपने विचारों का विनिमय कर सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा, भाषा को प्रयत्न पूर्वक ही सीखा जाता है, ये नोट करना। भाषा को प्रयत्न पूर्वक ही सीखा जाता है। और ये आपको पता है, जन्म लेते ही बच्चा कहते हैं कि जन्म लेते ही वो नहीं सीखता है, वो समाज में रहता है, एक्टिविटी करता है और समय गुजारता है समाज में, तब वो सीखता है। इस प्रकार से हम कहेंगे भाषा प्रयत्न के साथ सीखी जाती है। ठीक है? और अगर हम यहाँ पर देखें तो मनुष्य की अपनी मातृभाषा है ना, वो बहुत सरल होती है और सहजता से सीखी जाती है। अगर आपको मैं ये कहूँ कि चाइनीज बोलिए, आपको अगर मैं ये कहूँ चाइनीज बोलिए, स्पेनिश बोलिए, जापानी बोलिए, आप बोल पाएंगे क्या? नहीं बोल पाएंगे। उसको सीखना है तब आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी, प्रयत्न करना होगा। लेकिन आपको मातृभाषा बोलने में इजी रहेगी क्योंकि आपकी खुद की मातृभाषा आपको सरल और सिंपल लगेगी क्योंकि आपने उसमें समाज में रहकर सीखा है। अगर आपको जन्म लेते ही चाइनीज फैमिली को एडॉप्ट कर दिया होता, उनको दे दिया होता, तो आप चाइनीज लैंग्वेज बड़े इजी से सीख पाते और फिर कहते हैं हिंदी, तो आपको नहीं सीखी जाती। तो कहने का मतलब है भाषा प्रयत्न के साथ सीखी जाती है और मातृभाषा तो बहुत इजी और सरल वे में आपके दिमाग में, ज़हन में रहती है। लेकिन इसके बजाय अगर आप दूसरी भाषा को सीखना चाहेंगे तो उतना जल्दी नहीं सीख पाएंगे, उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रयत्न करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो चीज समझ में आ रही है उसको नोट कर लीजिए। एक एक पॉइंट आपके लिए यहाँ पर मैं उस तरह से समझा रहा हूँ कि आपको इसको एग्जाम में लिखेंगे तो आपको याद आएगा पीछे पीछे जो मैं समझा रहा हूँ। तो इस तरह से हमें कठोर प्रयत्न करने पड़ते हैं, तभी हमें भाषा समझ में आती है, सीखते हैं। इसलिए मैंने एक वर्ड लिखा है, प्रयत्न पूर्वक। आगे लिखिए, भाषा की मूल प्रकृति होती है, एक जैसी नहीं रहती। ठीक है? भाषा की मूल प्रकृति होती है। क्या होती है? वह एक जैसी नहीं रहती है। सही बात है। जिस प्रकार से लोग बदलते हैं ना, समय बदलता है, तो भाषा भी समय के साथ बदलती है। यानी भाषा के अंदर चेंजेज होता है। क्या होता है? चेंजेज होता है। ठीक है जी? यस जूही, वेलकम। बिल्कुल, बीएसटीसी के लिए बेस्ट बुक, बीएसटीसी के लिए तो आपको बताएंगे क्योंकि अभी जल्दबाजी में क्लास में ऐसा कुछ नहीं बता पाऊंगा। सर जी, संख्या सर्वनाम की क्लास भी होगी क्या? हाँ, सब कुछ होगी। अभी हमने क्या शुरू किया है? भाषा। और भाषा को हमने समझ लिया, अब हम भाषा की प्रकृति को समझ रहे हैं। इसके बाद इसके विविध रूप के बाद आएंगे इस पर, तो हम सिस्टम से चलेंगे और मेरा सिस्टम ही हमेशा एक अनुशासन होता है कि हम बीच में कोई टॉपिक नहीं पढ़ते हैं। भले कोई टॉपिक इजी हो तो मैं पहले लूंगा नहीं,
हम सिस्टम से ही चलेंगे ताकि उस टॉपिक तक पहुंच जाएं। इजी टॉपिक को पहले ले लिया, इसका मतलब एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि अपना जो अनुशासन जो सीरियल होता है वो टूट जाता है, क्योंकि स्टूडेंट कुछ ऐसे होते हैं जिनको सीरियल से समझना होता है, समझ आता है। तो इसलिए हम प्रयास तो यही करते हैं कि सिर्फ सिस्टम से ही चलेंगे, ठीक है। आगे ध्यान रखिएगा कि ये परिवर्तित होती है, एक जैसी नहीं रहती, यानी समय के साथ इसमें परिवर्तन होता है, निरंतर स्वरूप में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। अब आप कहेंगे सर किस प्रकार से परिवर्तन होता है, तो उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं। सबसे पहले हमारी वैदिक भाषा थी संस्कृत। कौन सी भाषा थी? वैदिक भाषा। वैदिक भाषा क्या थी हमारी? संस्कृत थी। आप सभी को पता है ना, संस्कृत। हमारी भाषा संस्कृत थी। फिर अगर बात करें तो संस्कृत से लौकिक संस्कृत बनी, संस्कृत से चेंज हुआ और आम जन में बोली जाने वाली लौकिक संस्कृत भाषा बनी। क्या बनी? लौकिक संस्कृत, जो आम जन में लौकिक में प्रचलित हो, उस रूप में भाषा हुई। इसके अलावा फिर वही भाषा प्राकृत, और हम अलग अलग भाषा एक मतलब भाषा के स्वभाव में परिवर्तन हुआ, भाषा परिवर्तित होगी समय के साथ। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि प्राकृत, पाली भाषा। आपने देखा होगा बौद्ध धर्म के उपदेश वगैरह है वो इसमें दिए गए हैं, आप सभी को इसके बारे में पता होगा। इस प्रकार से हम कहें तो अपभ्रंश भाषा का थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हैं। अपभ्रंश कह सकते हैं। इसके बाद अवहट, ठीक है। ये एक मैं एक उदाहरण के रूप में लिखवा रहा हूँ, भले ही समय लगे, लेकिन आपको ये समझाने का तरीका है, मैं वही रखना चाहूंगा कि एक एक चीज आपको समझ में आ जाए। मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ जाए कि भाषा वो परिवर्तित होती है, जैसे संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत हुई, फिर प्राकृत, फिर पाली, फिर इसका अपभ्रंश रूप सामने आया, अवहट के रूप में प्रकट हुई, फिर क्षेत्रीय भाषाएं बनी, और इसके बाद क्षेत्रीय भाषाएं यानी अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं बनी। क्या बनी? क्षेत्रीय भाषाएं बनी। और इन्हीं क्षेत्रीय भाषाओं में परिवर्तित होते होते खड़ी बोली के रूप में हिंदी बनी। परिवर्तित खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली के रूप में, के रूप में हिंदी भाषा, हिंदी भाषा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ रहा होगा। इस हम क्या करते हैं, प्रकृति की बात करें और प्रकृति आपके दिमाग में समझ में आ जानी चाहिए, नेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। यस, गजब गजब जी, बिल्कुल। सर मेरा कल पॉलिटिकल का एग्जाम है जो बहुत बुरा गया। हाँ जी, बुरा क्यों गया? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और अगर आपने क्लास पूरी ली है तो बुरा जा ही नहीं सकता, ये तो 100% कहता हूँ। और अगर आपने क्लास एक आधी ही ली है, सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं किया, तब तो दिक्कत हो सकती है। तो ध्यान रखिए, मैंने वो ऐसा 100 टाइप का मैटर अपलोड किया है कि आपको पूरी शिद्दत से वो समझ आए। बस थोड़ा मन लगा के उसको पढ़िए तो सही, सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है जी। मंजिल पाने के लिए हौसले बेहद जरूरी हैं, क्योंकि मेहनत लोगों को रास्ते से भी इंतजार करना होता है। बिल्कुल मेहनत तो करनी ही होती है, विदाउट यानी कहते हैं हार्डवर्क कोई चीज पॉसिबल ही भी नहीं है। एक सिंपल वे में अगर कहें तो बिना हार्डवर्क के, बिना मेहनत के, बिना कोशिश के लैंग्वेज भी समझ नहीं आ सकती है। तो ये तो आपको अपने कैरियर को लेना है, तो कैरियर के लिए तो मेहनत तो करनी ही होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब एक दो पॉइंट और हैं जो इस प्रकृति के बारे में आपको समझा देता हूं कि भाई भाषा जो है उसकी प्रकृति क्या होती है, ठीक है, ताकि वो आपको समझ में आ सके। नोट कर दीजिए, भाषा की एक विशेषता होती है कि वह सदैव कठिन से
सरल की कठिन से सरल, यानी शुरू-शुरू में आपको कोई भी लैंग्वेज है ना बहुत हार्ड लगेगी अगर आप सीखोगे, फिर वो है ना बहुत ईज़ी हो जाती है। तो हर लैंग्वेज का एक सिस्टम होता है कि अगर बात करें स्पेशली हिंदी की, तो वो पहले कठिन और फिर ईज़ी लगेगी, तो ये भाषा का नेचर हुआ, भाषा की एक प्रमुख विशेषता हुई जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं ले लूँ, पहले संस्कृत भाषा में दुग्ध कहते थे, क्या कहते थे? दुग्ध, जो बहुत ही हार्ड लगता था, होता था कि नहीं? आज हम दुग्ध को क्या कहते हैं? दूध कहते हैं। तो ये भी लैंग्वेज का ही वर्ड हो गया और कितना ईज़ी हो गया बोलना, कितना ईज़ी हो गया। तो पहले कठिन और फिर हार्ड, तो ये लैंग्वेज का एक नेचर होता है। एक नेचर होता है कि बस शुरू-शुरू में कठिन लगेगी और बाद में सिंपल लगती है। क्या लगती है? सिंपल लगती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी प्रकार से ध्यान रखें, तो भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। दूसरी मतलब अनदर इम्पोर्टेंट जो इसकी प्रकृति है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। और ये आप सभी को पता है कि छोटा बच्चा जो होता है ना, वो दूसरों को कॉपी कैट करता है, यानी वो देखता है दूसरों को, देखते यानी उसका एक बच्चा जो है ना, वो पूरे ऑल द टाइम देखता है तो उसकी दिमाग बहुत ही एक्टिव रूप में प्रोसेस करता है। हमेशा वो एक चीज़ को देखता है और देखने की कोशिश, चीज़ को सीखने की कोशिश करता है। अगर आपने इसको एक ऑब्जर्व किया हो ना, तो आपको पता होगा कि वो हर चीज़ को एक ऐसे देखेगा जैसे पहली बार देखा है। वो इस चीज़ को सीखता है, दिमाग के अंदर वो इस चीज़ को धारण करता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि भाषा भी अनुकरण से सीखी जाती है। कभी-कभार अगर आपने देखा हो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो इंग्लिश नहीं आती है, यूट्यूब की कोई एक स्पीकिंग क्लास है ना, वो रोज़ देखिए। 1-1 घंटा रोज़ आप स्पीकिंग देखिए। रोज़ 1 घंटा इंग्लिश, यूट्यूब की कोई इंग्लिश की क्लास लीजिए, उसको रोज़ है ना, उसको देखिए, उसके साथ ट्राई कीजिए। आपको 2 से 4 महीने कंटिन्यू क्लास लेंगे ना, ऑटोमेटिक फ़र्क समझ में आ जाएगा। अनुकरण, क्या कहते हैं? अनुकरण कैसे? समझ में आया कि नहीं? तो अनुकरण यानी फॉलो करना, क्या कहते हैं हम? फॉलो करना। इस प्रकार से अगर कहें तो यहाँ से अब समझ में आ जाएगा, भाषा एक यादृच्छिक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता के अंतिम प्रकृति के रूप में नोट कर लीजिए। भाषा यादृच्छिक होती हैं। यादृच्छिक का मतलब होता है कि ये एकाएक समझ में भी आ जाती है, एकाएक समझ में भी आ जाती है और इस प्रकार से मानवीय ध्वनियों में स्वतः पृथक-पृथक ध्वनियों का चयन कर सकते हैं। पृथक पृथक यानी अलग-अलग, पृथक-पृथक ध्वनियों का चयन कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर यहाँ पर अगर आप देखें, तो ये समझ में आ जाएगा भाषा एक यादृच्छिक होती है, जो सीधे समझ में आ जाती है और हम भाषा को समझने के बाद हम उससे उत्पन्न ध्वनियों को भी अलग-अलग कर सकते हैं कि हाँ, ये पापा की आवाज़ है, ये मम्मी जी की आवाज़ है, ये सिस्टर की आवाज़ है, अरे ये तो उस फलाने दोस्त की आवाज़ है। तो ये भाषा और उस भाषा को हम एक वर्ड में अलग-अलग कन्वर्ट करके पृथक-पृथक रूप में समझ सकते हैं। तो भाषा एकाएक समझ ही आ जाती है, उसको हम पृथक भी कर सकते हैं। ये भाषा का एक नेचर हुआ, एक प्रकृति हुई। समझ में आया कि नहीं आया? सर जी, यही व्याकरण की क्लास अब कब कब लगाओगे? हाँ, बिल्कुल हेमका, और अभी देखो प्यारे विद्यार्थियों को मैंने ये कहा है कि ये पहली क्लास है और क्लास शुरू करते ही कहा था कि ये पहली क्लास, जिस प्रकार से ज्योग्राफी की क्लास को रेस्पॉन्स मिला था ना, मैं चाहता हूँ उससे भी बढ़िया रेस्पॉन्स इस क्लास को मिले। अगर ये क्लास पहली ही क्लास इम्पोर्टेंट और कह सकते हैं ना कि लोगों तक पहुँचती है, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी आज की इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। अच्छा लग रहा है तो स्टेटस भी लगाएँ, क्योंकि आप सभी को एक चीज़ पता है, आप कोई काम करते हैं और उस काम का अगर अच्छा रिजल्ट निकलता है तो आपको मोटिवेट मिलता है ना कि मैं ये काम दोबारा करूँ। तो बस जस्ट लाइक मी, कि अगर मुझे ये लगा कि ये क्लास पहली क्लास फ़ायदेमंद है स्टूडेंट के, अच्छा व्यूज़ आए हैं, बच्चों के काम आ रही है, कमेंट अच्छे आ रहे हैं, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तो खुद ब खुद क्लास आपके सामने दोबारा हो सकता है कल ही आपको मिले। तो आपके कर्म आपके हाथ में है। बस मैं आपके लिए हमेशा मेहनत करता हूँ, लेकिन सपोर्ट आपका भी ज़रूरी है, क्योंकि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, यह चीज़ आपको पता होगी। ठीक है जी? तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में मैंने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा
इंपॉर्टेंट नंबर वाली क्लास ली है और इसमें डेफिनेटली श्योर आपके एग्जाम में क्वेश्चन टपकेंगे, ये मैं कहता हूँ। आज हमने भाषा का अर्थ, उसकी परिभाषा और प्रकृति देखी है। कल हम इसके बाद इसके विविध रूप और इसको करेंगे, यानी 2 से 4 दिनों में हम इसकी फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करेंगे। अगर हमारे साथ आप जुड़े रहें और क्लास को शेयर करते रहें, हम इसी प्रकार से आपके लिए मेहनत करेंगे। बस आप पढ़ते रहिए और एग्जाम तक आपके साथ हम खड़े रहेंगे। ठीक है जी? तो प्यारे विद्यार्थियों, अब लेते हैं आपसे विदा। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक इम्पोर्टेंट क्लास में, क्योंकि अभी मेरी क्लास है थर्ड ईयर वालों के लिए, तो उनकी क्लास में हम दोबारा आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब इस क्लास को सपोर्ट और शेयर करना आपके हाथ में है। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्लास में। तब तक टेक केयर एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।